साल 2018 टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज ने बिहार के 110 शेल्टर होम्स को ऑडिट किया और वहां जो उन्होंने पाया उससे पूरा देश हैरान रह गया। सब लोगों की रूह कांप गई। लगभग 15 शेल्टर होम्स के अंदर बच्चियों को सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था, उनका किया जा रहा था, और ये सब वो लोग कर रहे थे जो उन शेल्टर होम्स को चला रहे थे। एनजीओ के मेंबर्स, सारा का सारा स्टाफ, और आरोप तो पॉलिटिशियंस पर भी थे। द पीपल हु वर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द किड्स बिकेम देयर प्रेडिटर्स। इन शेल्टर होम्स में से सबसे बुरा हाल था मुजफ्फरपुर में बालिका गृह नाम के एक शेल्टर होम में। यहाँ 7 से लेकर 17 साल तक की बच्चियों को ड्रग्स दिए गए, उन्हें मारा पीटा गया, उनका किया गया। जब मैंने साउथ कोरिया के इनवा स्कूल इंसिडेंट को कवर किया था तो मुझे लगा था कि ये दुनिया का सबसे हॉरिबल केस है। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे टीचर्स ही बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। मैंने सोचा नो वे कभी इंडिया में ऐसा हुआ होगा, बट सैडली आई वाज रॉन्ग। आगे मैं इस केस के बारे में सारी डिटेल सामने लेके आऊंगा विच आर वेरी अगली। हो सकता है आप लोगों से सुनी भी ना जाए, और अगर सुन सकते हो तो वेलकम टू रायू कोल्ड। आज का केस है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के ऊपर। मुजफ्फरपुर साहू रोड के पास एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसका नाम है प्रातः कमल एंड जिसका ओनर है ब्रिजेश ठाकुर। ये पूरा एरिया ब्रिजेश ठाकुर का है, जिसके अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस है, फ्लैट्स है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इन्हीं बिल्डिंग्स में एक शेल्टर होम है जिसका नाम है बालिका गृह। इस बालिका गृह में लगभग 45 लड़कियां रहती है और इस जगह के लोहे के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। कोई भी लड़की यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और बिना चाबी के कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इस जगह में सिर्फ 2 छोटी छोटी खिड़कियां हैं। आप लोग इमेजिन ही कर सकते हो ये जगह कितनी कंजस्टेड और हॉरिफाइंग होगी, जहाँ हर वक्त दरवाजे बंद रहते हैं और 45 लड़कियों के लिए सिर्फ 2 खिड़कियां हैं। बालिका गृह को एक एनजीओ चलाता था, सेवा संकल्प एवं विकास समिति। ये एनजीओ भी ब्रिजेश ठाकुर का ही था। इस एनजीओ को हर साल गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपए की ग्रांट्स मिलती थी। ठाकुर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी था। ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड अ जर्नलिस्ट। मुजफ्फरपुर में सब लोग उसे जानते थे। ठाकुर का जो बेटा था वो एक न्यूज रिपोर्टर था, उसके पापा की ही न्यूज कंपनी में। तो 2018 की शुरुआत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने शेल्टर होम के अंदर जाकर उसका ऑडिट किया। देखिए, साइलेंस जो एक चीज़ है ना, खामोशी, वो कहीं ना कहीं ये बता देती है कि किसी ना किसी फॉर्म में वायलेंस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। वहाँ जा कर के जब बातें हुई बच्चियों से तो ये अंदेशा लग गया कि किसी ना किसी फॉर्म में वायलेंस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर। शेल्टर होम की जो हालत थी वो तो बहुत खराब थी, अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं थी। पर जब उन्होंने वहां रहने वाली बच्चियों से बात की तो ऐसे हॉरर सामने आए कि सब ऑडिटर्स दंग रह गए। 13 लड़कियों ने आगे आके कहा कि उन्हें सेक्सुअली वॉयलेट किया जाता है, उनका किया जाता है। उन लड़कियों को होटल्स में ले जाया जाता और अनजान आदमियों के घरों में भी ले जाया जाता, जहां उन्हें सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज किया जाता। 12 लड़कियों ने तो ये भी कहा कि उस शेल्टर होम में सिर्फ भी नहीं बल्कि मर्डर्स भी हुए हैं। लगभग सारी लड़कियों ने कहा कि उनका किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, और सारी उंगलियां बस एक ही आदमी की तरफ पॉइंट कर रही थी, ब्रिजेश ठाकुर। सारी लड़कियां ब्रिजेश ठाकुर को हंटर वाले अंकल बुलाती थी। हंटर वाले अंकल, आप लोग समझ ही गए होंगे उसका ये नाम क्यों पड़ा होगा। इस केस में 45 लड़कियां थी, जिनमें से 2 लड़कियां बोल और सुन नहीं सकती थी, और 6 लड़कियों के अलावा सारी लड़कियां बालिग थी, माइनर्स। एक लड़की ने तो ये भी बताया कि उसने एक 6 साल की बच्ची का अब्यूज होते देखा है। एक 6 साल की बच्ची। What kind of monsters were running that place? और सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज ही नहीं, एक बार उन लड़कियों को कहा गया था कि वो उनके साथ रहने वाली एक मेंटली डिसेबल लड़की की जान ले लें, और जब उन लड़कियों ने उस बच्ची को जान से मारने के लिए मना कर दिया तो ब्रिजेश ठाकुर ने उनको धमकी दी कि वो उन्हें जान से मार देगा। इससे एक बात तो साफ होती है कि ये लड़कियां, ये बच्चियां इन लोगों के लिए बस खिलौनों की तरह थी, जिन्हें ये जैसे चाहे यूज करें और फिर कहीं फेंक दें। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि उन्होंने एक बार एक आदमी को एक बैग ले जाते हुए देखा था और उस बैग से खून टपक रहा था। इस केस की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिर्फ आदमी ही नहीं, उस शेल्टर होम को चलाने वाली और उसमें काम करने वाली औरतें भी उन लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करती थी। कुछ लड़कियों ने यह बताया कि वहां पर काम करने वाली किरण आंटी ने भी उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया था, उनका
किया था। उन्होंने बताया कि किरण आंटी उनके सामने नेकेड डांस करती और उन्हें भी फोर्स करती वही करने के लिए। किरण आंटी उन लड़कियों के साथ सोती एंड शी अलेजिडली फिंगर्ड दोज गर्ल्स। एक शेल्टर होम के अंदर जहां उन लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, वहां उन्हें ये सब सिखाया जा रहा था। हालांकि लड़कियों ने तो ये सब बताया था, पर जो किरण आंटी के डायरेक्ट विक्टिम्स थे वो आगे नहीं आए, इसलिए लॉयर्स कोर्ट में ये सब प्रूव नहीं कर पाए। उन लड़कियों की हालत देखकर एक बात तो साफ थी कि जिन लोगों पर भरोसा करके उन्हें उन लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी, वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। और उन लड़कियों की बातें सुनकर ये पता चल रहा है कि उस शेल्टर होम बालिका गृह की दीवारों के अंदर क्या चल रहा था। वैसे तो शेल्टर होम के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, पर ब्रिजेश ठाकुर की प्रिंटिंग प्रेस से एक सीढ़ी जाती थी और वो सीढ़ी सीधा आपको बालिका गृह के अंदर ले जाती थी। इन सीढ़ियों के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बस ब्रिजेश ठाकुर और उसके साथ के कुछ लोगों को पता था। उन लड़कियों ने यह भी बताया कि उन्हें अक्सर इंटॉक्सिकेटिंग पिल्स और स्लीपिंग ड्रग्स दी जाती थी, उन्हें झूठ बोलकर कि ये डीवॉर्मिंग पिल्स हैं। उन ड्रग्स की वजह से वो लड़कियां अनकॉन्शियस हो जाती, गहरी नींद में चली जाती और सुबह जब वो उठती तो उनके पेट और वैजिनल एरियाज में बहुत दर्द होता। सेक्सुअल अब्यूज के साथ साथ उन लड़कियों को फिजिकली भी बहुत अब्यूज किया जाता। उन लड़कियों ने कहा कि उन्हें मारा पीटा जाता और उन्हें अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता। एक लड़की ने बताया कि कैसे एक बार किसी लड़की के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए शेल्टर होम में आए और स्टाफ ने उन्हें झूठ बोला कि उनकी बेटी यहाँ है ही नहीं और उन्हें वापस भेज दिया। उन्हें कोई खोई हुई बच्ची मिली थी और वो उसे वापस करने को राजी ही नहीं थे। और राजी होते भी कैसे? अगर वो बच्ची वहां से बाहर निकल जाती तो उस बच्ची के साथ साथ उन लोगों के घिनौने राज भी वहां से बाहर निकल जाते। एक लड़की ने बताया कि उस शेल्टर के अंदर कई आदमियों को बुलाया जाता, जिनमें से कईयों को वो पहचानती थी और कई अनजान थे। उन आदमियों को बुलाकर वहां का स्टाफ उन लड़कियों को फोर्स करता, छोटे कपड़े पहनकर उन आदमियों के सामने नाचने के लिए। वो उन्हें भोजपुरी सॉन्ग्स और दिलबर दिलबर जैसे सॉन्ग्स पर नाचने के लिए मजबूर करते। एक लड़की ने कहा कि वो लोग उन्हें वल्गर सॉन्ग्स पर नाचना सिखाते, ना कि पढ़ना लिखना। वो लड़कियां तो बस पढ़ना चाहती थी। विक्टिम्स ने यह भी बताया कि काफी बार के दौरान उनके हाथ पैर बांध दिए जाते और उनके मुंह में कुछ ठूस दिया जाता। कुछ लड़कियां जो म्यूट थी वो तो वैसे भी कुछ बोल नहीं पाती, चिल्ला नहीं पाती। उन लड़कियों ने कहा कि उन्हें काफी बार के दौरान फिल्म किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि इस शेल्टर होम में मर्डर्स भी हुए हैं। उस शेल्टर का स्टाफ बार बार उन बच्चियों को जान से मारने की धमकियां देता, क्योंकि वो बच्चियां अपने साथ वाली बच्चियों को जान से नहीं मार रही थी। फॉर सम सिक प्लेजर वो लोग उन लड़कियों को दूसरी लड़कियों का खून करते हुए देखना चाहते थे। उन लड़कियों ने यह भी बताया कि कैसे उनके साथ रहने वाली एक लड़की ने खुद की जान ले ली थी, क्योंकि उसे बहुत मारा पीटा गया था। और जब इन लड़कियों ने ऑफिशियल से मदद मांगने की कोशिश की तो हर जगह इन्हें इग्नोर किया गया, इनकी आवाजों को दफना दिया गया। इस शेल्टर होम के क्राइम्स इतने हॉरिफाइंग और इतने ज्यादा हैं कि इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है। फरवरी 2018 में टिस ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भेज दी और 29 मई को बिहार गवर्नमेंट ने उस शेल्टर होम से सारी लड़कियों को निकालकर एक प्रोटेक्शन होम में शिफ्ट कर दिया। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब मीटिंग्स हुई ये डिस्कस करने के लिए कि उन बच्चियों को उस शेल्टर होम से निकालकर कहीं और शिफ्ट करना है, तो उन मीटिंग्स में वो सोशल वेलफेयर के लोग भी बैठे जिन पर उन लड़कियों ने इल्जाम लगाए थे। आई मीन वी कैन सी द सिस्टम इज करप्ट, बट इतना इस लेवल पे। ये सारा केस अब मीडिया द्वारा कवर किया जा रहा था और 31 मई 2018 में बिहार पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जुलाई 2018 में ये केस सीबीआई को शिफ्ट कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, विक्टिम्स की स्टेटमेंट ली और फिर उन्होंने 20 लोगों पर चार्जेस लगाए और इन 20 लोगों में से 9 औरतें थी। इस स्कैंडल के चलते जो बिहार की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मंजू वर्मा, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। नाउ आई वांट टू मेंशन कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी थी या उन पर कोई आरोप थे। एनीवेज, तो वहाँ के जो डीएसपी थे मुकुल रंजन, उनके ये एलिगेशन थे कि ब्रिजेश ठाकुर उस शेल्टर होम की लड़कियां सप्लाई करता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ताकि बदले में उसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के टेंडर मिल सके। इतना सब कुछ बाहर आने के बाद भी ब्रिजेश ठाकुर की फैमिली उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी। ब्रिजेश ठाकुर की बेटी निकिता अपने पापा के लिए लड़ रही थी और उन पर लगे सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रही थी। मैं कंफर्म हूँ कि ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं चल रहा था, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ वहाँ पे नहीं चल रहा था। बच्चे खुश थे और बच्चे खिड़की पे दिन भर खड़े रहते थे। मेरे पिता को वो पहचानते थे क्योंकि उनका खिड़की और मेरे पिता का रूम एकदम आमने सामने था और छत पे वो टहलते थे। छत एकदम उनके खिड़की से सटा हुआ है, छत पे ही उनका रूम भी है, ठीक है।
तो बच्चे पहचानते ज़रूर थे, क्यों नाम लिया, कैसे नाम लिया, पता नहीं। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पिताजी भी इसीलिए बहुत खुश हैं कि सीबीआई का प्रोब बैठ चुका है और सीबीआई प्रोब करेगी तो हमें पूरा यकीन है कि सच आएगा। फरवरी 2019 में ये केस दिल्ली कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। कई सारे विक्टिम्स ने ब्रिजेश ठाकुर के खिलाफ टेस्टिफाई किया और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ब्रिजेश ठाकुर ने 11 लड़कियों का मर्डर किया है एलिजिडली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को समय दिया इन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए, बट सीबीआई इन मर्डर्स के एलिगेशन को प्रूव नहीं कर पाई। आगे लॉयर स्ट्राइक की वजह से या जज के लीव पर होने की वजह से इस केस को तारीखें मिलती रही और 20 जनवरी 2020 को कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट सुनाया। 20 जनवरी को जब कोर्ट के अंदर कन्विक्शंस पढ़े जा रहे थे तो अंदर जितने भी कॉन्विक्ट्स थे वो सब टूट गए और कोर्ट के अंदर रो पड़े। रवि रोशन नाम के एक आदमी ने कोर्ट के अंदर रोते रोते आगे आकर कहा, हम तो छुए तक नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे। वो बार बार यही कहता रहा। एक और कन्विक्ट ने आगे आकर कहा कि हम तो बस किसान हैं, हमें अपराधी क्यों ठहराया है। सबका हाल बहुत बुरा था सिवाय ब्रिजेश ठाकुर के। ब्रिजेश एकदम शांत खड़े रहे, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाए जब जज उनका कन्विक्शन डिलीवर कर रहे थे। अब आती है 11 फरवरी 2020, वो दिन जब इन 19 कन्विक्ट्स को उनकी सजा सुनाई जाएगी। इस बार कोर्ट के अंदर का माहौल काफी अलग था। जब 155 पेज का सेंटेंसिंग ऑर्डर प्रिंट हो रहा था तो जज और लॉयर्स कैजुअली आपस में बातें कर रहे थे। जो ज्यादातर अपराधी थे वो भी इस बार बिल्कुल शांत थे, वो आसपास बैठे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सिर्फ 1 या 2 कन्विक्ट्स ने ही आंसू बहाए होंगे। 19 में से 5 अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और इन 5 में से एक ब्रिजेश ठाकुर भी था। 6 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। ब्रिजेश ठाकुर पर जेल के साथ साथ 32 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया और बाकी लोगों पर भी फाइन्स लगाए गए उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस के हिसाब से। उस शेल्टर की एक लड़की जिसने सबसे ज्यादा सफर किया था उसे 9 लाख का कंपनसेशन दिया गया और 8 लड़कियों को तो उनकी फैमिलीज के साथ रियूनाइट भी कर दिया गया था बिहार गवर्नमेंट की हेल्प से। इस केस के अंदर एक बहुत ही अलार्मिंग और डिस्गस्टिंग हरकत हुई जो इस केस के ट्रायल के दौरान सामने आई। जो मेडिकल एग्जामिनर्स थे उन्होंने उन बेचारी लड़कियों का फिंगर टेस्ट किया था उनके हाइमन्स चेक करने के लिए। उनकी रिपोर्ट्स में उन्होंने लिखा था वेजिनल ओरिफिस 1 फिंगर लूज और 2 फिंगर लूज। अब ये चीज इलीगल है। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया था और हैरानी की बात तो ये है कि इतने सालों बाद भी मेडिकल एग्जामिनर्स ये टेस्ट कर रहे थे। आई मीन इमेजिन किसी लड़की का हुआ है एंड नाउ शी हैज टू गो थ्रू दिस टेस्ट। इट्स हॉरिबल। उन लड़कियों को जस्टिस मिली तो सही पर इस जस्टिस को पार्शियल जस्टिस कहा जाता है क्योंकि सीबीआई कुछ चार्जेस जैसे कि उन्हें ड्रग्स दिए गए थे, उनका फिल्म किया गया था, ऐसे चार्जेस को एस्टेब्लिश करने में नाकामयाब रही। और ये तो सिर्फ एक शेल्टर होम की कहानी थी, और भी कई शेल्टर होम्स थे जिनके अंदर कई विक्टिम्स थे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ।